हेलो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मॉडल पेपर पर बेस हैं। आपको आंसर को कमेंट करके जरूर बताना है और आपका जो भी स्कोर हो रहा है 10 में से कितने आप सही कर रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसारित होती हैं। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखें कि इसका आकार समान प्रतिबिंब का बने। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में लिखा है दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, दर्पण से 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर के बीच। चौथे ऑप्शन में लिखा है दर्पण से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर। तो स्टूडेंट देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर। क्यों होता है इसका यहाँ पर कारण समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है सूर्य की किरणें फोकस पर मिलती हैं, इसलिए एफ यानी कि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जब फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो वक्ता केंद्र जो कि इसका डबल होता है वो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, 2 × 15। अब हम जानते हैं कि जो वक्ता केंद्र पर प्रतिबिंब बनता है वो समान साइज का होता है और यहाँ पर समान साइज का ही पूछा है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें लिखा है चित्र के अनुसार प्रकाश किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है, माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक क्या होगा। चार ऑप्शन है, एक से अधिक, एक से कम, एक या फिर शून्य। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक से अधिक। क्या कारण है ये हम समझ लेते हैं। देखा है किरण अभिलंब की ओर झुक रही है यानी कि माध्यम ए से बी में जा रही है तो ये अभिलंब की ओर झुक रही है, इसका अर्थ है माध्यम बी ए से सघन है यानी कि डेंसर है, इसलिए अपवर्तनांक एक से अधिक होगा। यानी कि अगर हमारी जो किरण होती है अभिलंब की ओर झुक रही है तो जिसमें झुक रही है अभिलंब की ओर उसका माध्यम क्या होता है, सघन होता है। तो इस कंडीशन में उसका अपवर्तनांक एक से अधिक हो जाता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है निम्नलिखित प्रकथनों में से कौन सा सही है। चार ऑप्शन है आपके पास, चारों में से जो सही है वो बताना है। पहला ऑप्शन है निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। देखो यहाँ पे लिखा गया है निकट दृष्टि वाला यानी कि जिसको निकट दृष्टि दोष की बीमारी है वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होता। अगर निकट दृष्टि दोष की बीमारी है तो उसे दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन बी में लिखा है दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो यहाँ पर दीर्घ दृष्टि वाला दिया है और पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि दीर्घ दृष्टि वाले को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ऑप्शन सी जिसमें लिखा है निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर निकट दृष्टि वाला कोई व्यक्ति है तो उसे पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी क्योंकि उसे दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। लिखा है दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, तो यह भी ऑप्शन गलत होगा क्योंकि दीर्घ दृष्टि है तो दूर की वस्तुओं को वो स्पष्ट देख सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं उसका कारण लिखा है निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नियर साइटनेस निकट का साफ देख सकता है लेकिन दूर का धुंधला दिखाई देता है। टिप्स क्या है इसकी याद करने की, नाम का उल्टा सोचे यानी कि अगर निकट दृष्टि है तो निकट की नजर उसकी सही है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से ऊष्माक्षेपी प्रक्रम यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैं। ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ऐसी रिएक्शन या ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है। तो चार ऑप्शन हैं और यहाँ पर ऑप्शन के बाद में भी ऑप्शन दिया यानी कि इसमें से एक से अधिक सही हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, यानी कि जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल को तनुकरण करते हैं यानी कि उसमें पानी मिलाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट जब हम किसी अम्ल में पानी मिलाते हैं तो उसमें से ऊष्मा निकलती है यानी कि ये ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल है। तो ये पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। तो हम ABCD में देखें तो पहले में ही पहला दिया है 1 तथा 3, बाकी के जो 3 ऑप्शन में नहीं है तो इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बाकी आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। शुष्क बर्फ का उद्पातन, तो यहाँ पर अगर हमारे पास सूखा बर्फ है उसका उत्पादन मतलब होता है उसको गर्म करने पर, तो जब हम उसमें गर्म करेंगे तो उसमें ऊष्मा निकलेगी नहीं बल्कि हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड में लिखा है जलवाष्प का संघनन। जलवाष्प का संघनन मतलब क्या होता है, जब हमारे पास कोई जलवाष्प होती है उसका संघनन होता है यानी कि जलवाष्प को दोबारा से पानी में बदलना, तो उसमें क्या होता है उसमें से भी ऊष्मा निकलती है। तो वहां पर ये थर्ड ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसके बाद है जल का वाष्पीकरण, यानी कि जल को जब वाष्प में बदलते हैं तो उसमें लिए ऊष्मा हमको देनी पड़ती है यानी कि जल को गर्म करना पड़ता, तो चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसका पहला और तीसरा सही है जो कि ए ऑप्शन में, तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसका रीजन देख लो, लिखा है अम्ल को पानी में मिलाना और भाप का पानी बनना यानी संघनन दोनों में ऊष्मा बाहर निकलती है इसलिए ये ऊष्मा छिपी है।
क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। इसमें लिखा है तीन तत्व एक्स वाई तथा जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यहाँ पर तीन तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं एक्स वाई जेड के। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं। सबसे पहले एक्स लिखा है 2,8। यहाँ पर देखिए बाहरी कक्षा पूरी भरी हुई है, यानी कि बाहरी कक्षा अगर भरी है तो ये शून्य ग्रुप का तत्व होता है जो कि निष्क्रिय गैसें होती है। अब लिखा है ऑप्शन में एक्स एक धातु है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि एक्स अगर धातु होती तो उसकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते वो त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो यहाँ पर बाहरी कक्षा भरी हुई है तो ना तो ये त्यागेगा और ना ही ये ग्रहण करेगा। इसके बाद देखते हैं वाई। वाई में लिखा है 2,8,7। अब यहाँ पर 7 है, तो यानी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी बाहरी कक्षा भरने के लिए। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर चाहिए तो ये क्या होगा, ये होगा नॉन मेटल। और ऑप्शन में क्या दिया है, वाई एक धातु है, ये भी गलत है। वैसे देखें तो 2,8,7 17 ये क्लोरीन है, क्लोरीन एक गैस होती है। इसके बाद ऑप्शन जेड को देखते हैं 2,8,2। बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और त्यागते कौन से तत्व है, जो मेटल होते हैं यानी कि धातु। और ये 12 बन रहा है 2, 8, 2 यानी कि 12 मैग्नीशियम का होता है। मैग्नीशियम एक धातु होती है। और जेड में लिखा है यह एक अधातु है, तो यह भी ऑप्शन गलत हो गया। अब ऑप्शन डी को देखते हैं। लिखा है वाई अधातु है, सही है, वाई अधातु है, क्लोरीन गैस है। जेड एक धातु है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए इसका रीजन लिखा हुआ है जेड 2,8 2 के पास 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम धातु, वाई क्लोरीन अधातु है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है सोडियम हाइड्रो, ये अभिकथन है। ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं क्लास 10th में। अभिकथन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटी एसिड का एक संघटक। एंटी एसिड मतलब वो होता है जो हमारे शरीर में जब एसिडिटी हो जाती है तो उसको खत्म करने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको एंटी एसिड बोलते हैं। तर्क में दिया है क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। तो स्टूडेंट देखिए अभिकथन भी इसका सही है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो क्षारीय होता है, जो कि पेट में एसिडिटी को खत्म कर देता है। रीजन क्या है, जो तर्क दिया है क्षारीय होने के कारण, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन ए दिया है अभिकथन सही है, परंतु तर्क गलत है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी में है अभी, यहाँ अभिकथन होना चाहिए। अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, तथा तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण है, सही स्पष्टीकरण है, ये बात सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे रीजन देख लीजिएगा, बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्षारीय होता है। यह पेट के अतिरिक्त एसिड यानी कि HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट में पाइरुवेट का विखंडन किसमें होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में लिखा है लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, बी में है कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस ऊर्जा, सी में लिखा है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, या डी में केवल ग्लूकोज। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की बात हो रही है यीस्ट में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। क्या कारण है देख लीजिए आप, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखा है यीस्ट में अवायवीय श्वसन यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसे किण्वन भी कहते हैं। इसमें अल्कोहल बनता है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जिसमें इथेनॉल है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है निम्नलिखित चित्र में एक अंडाशय के ए अंडाशय के किस भाग को दर्शाता है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला है बीजांड, ऑप्शन बी मादा युग्मक, ऑप्शन सी वर्तिका, या फिर डी वर्तिकाग्र। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्तिकाग्र। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है चित्र में सबसे ऊपरी भाग दिखाया गया है जहां पराग कण यानी कि पोलन ग्रेन्स होते हैं, इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है निम्नलिखित चित्र किससे संबंधित है। आपके पास 4 ऑप्शन है। अमीबा में उत्सर्जन, ऑप्शन बी में है कोशिका विभाजन, सी में है अमीबा में पोषण, या फिर डी अमीबा में जनन। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है यहाँ पर अमीबा है। इसमें देखिए लास्ट 4 नंबर पर यहाँ पर 2 अमीबा हो गए हैं, यानी कि अमीबा से 2 अमीबा बनने हैं। तो यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि अमीबा में जनन है, यानी कि अमीबा जो होता है अपने बच्चों को बढ़ा रहा है, संख्या अपनी बढ़ा रहा है। तो जो अमीबा में जनन होता है वो द्विखंडन द्वारा होता है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में कहा है यह चित्र अमीबा के द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। लिखा है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, बहुदिशीय, एक दिशिक, 3 दिशिक, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र पे जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो होता है एक दिशिक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में देखिए लिखा है ऊर्जा हमेशा सूर्य यानी कि सबसे पहले सूर्य से होती है, फिर उत्पादक में आती है, फिर उसके बाद में उपभोक्ता की ओर जाती है, ये कभी वापस नहीं लौटती।
तो इस तरीके से इस वीडियो में 10 क्वेश्चन थे यूपी बोर्ड 2026 एग्जाम के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा और नोट बना के उसमें लिख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।